मैं आज के जो डिस्कशन का टॉपिक है उसमें मैं कुछ देर बाद बात करूंगा। पहले मैं अपने पैनलिस्ट मैं उनको इनवाइट करता हूं। लेट मी इनवाइट फर्स्ट मिस्टर विलियम सॉन्ग्स फ्रॉम एनवीसी। मिस्टर हसन बख्शी, मिस सूफिया हसनैन, ये तमाम लोगों से दरख्वास्त है जो यहाँ हॉल में मौजूद हैं कि प्लीज़ अपनी सीटों पर तशरीफ़ रखें। यहाँ का प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, प्लीज़। मिस्टर उस्मान, COO फास्ट केबल। मिस्टर मोहम्मद अली, आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसमें एक साहब उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया, रिग्रेट किया है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान मैकेनिकल फील्ड के और कंसल्टिंग फील्ड के फ़हद यूसुफ मौजूद हैं। तो मैं इनकी इस प्रेजेंस को अवेल करूंगा, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आज के पैनलिस्ट में शामिल हो जाएं। प्लीज़ मोहम्मद फ़हद यूसुफ। थैंक यू फहद। वेरी मच। आज का जो टॉपिक है और आई वुड लाइक टू डिस्कस briefly explain the topic, why we selected this topic. Actually, आजकल जो करंट हमारी जो प्रीवेल कर रही हैं प्रॉब्लम एनर्जी सेक्टर्स में, प्लीज़ आप लोग खामोश हो जाएं। और मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा, या तो प्लीज़ अगर आप जा रहे हैं तो चले जाएं और बैठना चाहते हैं तो प्लीज़ सीट में बैठ जाएं। And we all of know very well that we have multiple issues in energy sectors. And we want to discuss one very important and attention-worthy topic, that is energy conservation and the cost of energy. Energy efficient buildings या एनर्जी एफिशिएंट सोसाइटीज़ या एनर्जी सिटीज़, ये टॉपिक हमारा वेरी करता गया, चेंज होता गया। कभी एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल सोसाइटीज़ हो गया, कभी वो सिटीज़ और कभी बिल्डिंग्स। तो मेरी दरख्वास्त पर मैंने कहा था कि चूँकि वी हैव ए लिमिटेड टाइम टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, तो हमने कन्फाइन करने के लिए इसको बिल्डिंग तक महदूद कर लिया। लकीली हमारे पास मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट हैं सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट सिटीज़ और सोसाइटीज़ के। तो डेफिनेटली हम उसके साथ साथ उनसे कुछ बातें करेंगे। मैं थोड़ा सबको बहुत टाइम कम है। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट मिस्टर विलियम सॉन्ग। ही बिलोंग टू एनवीसी लाइटिंग एंड ही हैज़ वास्ट नॉलेज अबाउट द लाइटिंग सिस्टम्स and he came from China, or their representative in Pakistan, and Mr. Shiraz is here. NVC is a well-known brand, not only in Pakistan but all over the world. So definitely we will avail your expertise and your experience. नेक्स्ट टू देम हसन बख्शी। सब लोग जानते हैं, मुझे उनका बहुत लंबा चौड़ा तारुफ करने की ज़रूरत नहीं है। हसन बख्शी जो बिल्डर्स कम्युनिटी में है उनमें से एक मेरे पसंदीदा बिल्डर, और जिनसे मेरी एक इंटीमेसी है और बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत कमाल का बोलते हैं। सेकंड सूफिया इंजीनियर हैं, एनएडियन हैं, और एनएडी से इन्होंने
25 ईयर्स बैक इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, फिर मास्टर किया बाहर से, और इस वक्त आईओटी और एआई में बेइंतहा काम कर रही हैं। एक बात मैं आप लोगों को बहुत अजीब या बताऊं इत्तफाकन कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबका एक्सपीरियंस 25 ईयर्स है, जो मेरे पास डेटा है। मिस्टर सॉन्ग, मिस्टर हसन बख्शी, मिस सूफिया एंड अदर पीपल ना, तो ऑल हैव 25 ईयर्स एक्सपीरियंस। और इसके नेक्स्ट मिस्टर उस्मान फ्रॉम फास्ट केबल्स, देन मिस्टर मोहम्मद अली। You can see the brilliant and चमकता हुआ चेहरा आप देख सकते हैं कि ये भरे हुए हैं कि कुछ कहना चाहता हूँ डेफिनेटली। फहाद भी बहुत ही डायनेमिक मेंबर हैं ऐशरे के, मैकेनिकल कंसल्टेंट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डेफिनेटली इनकी एक्सपीरियंस से और इनकी जो जो नॉलेज है उससे फ़ायदा उठाते हैं। थैंक यू वेरी मच। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू मिस्टर विलियम सॉन्ग, you are expert in lighting systems, and I just want to, basically we just want to know what is the role of lighting in energy conservations and what you see the new development in lighting system. Okay, Okay, first of all, very good afternoon, everybody. Really my honor and pleasure to come to this event, and also most important, come to Pakistan. Actually, this is our first time to here, so that's why we dress up the traditional one in order to, also to fit to the society. So basically, to answer your question, indeed, our company are global international lighting company. So we all really operate globally. Of course, Pakistan is one of our strategy markets we want to support. LED lighting really have a strong influence and contribution factor in terms of energy efficient and also sustainability. I think everyone know that if you look at the current global climate change, I think one of the two factors, how do we save more energy and how do we achieve a sustainable solution in order to address the global climate change. So LED lighting as one of the key energy saving solution is one of the solutions to address the energy saving and providing the most energy efficient solutions. For example, our portfolio from NVC brand is really have very high efficient LED solution for both indoor and outdoor, really have a high lumen per watt, so give you a direct benefit to save the energy. So this is one thing. Secondly, we're also providing some control system. If you can equip with LED lighting, you will gain more energy saving. For example, you can equip with sensor as a simple control system, or you want to equip with more advanced control system, like a DALI or 1 to 10, working with the KNX systems, then you will gain more energy saving as well. So this is to address how we can gain more energy saving. Secondly, come to the sustainability. This is also another area we are really addressing and working on as well along the journey. Give you two specific examples. We are also leverage the renewable energy solution like a solar panel to power up our LED lighting solution. So in this way, we really reduce or minimize electricity usage. So this is one example. Another example is we also utilize some recycled material when we fabricate or manufacture the LED product, and also the packaging, so that we can use the recycle managed materials to create this climate environmental sustainability. So these are the two. Just want to address your questions. Thank you very much. बख्शी साहब का मैंने तारुफ बहुत मुख्तसर करवाया, अगर मैं तारुफ कराना बैठूं तो शायद 5-6 मिनट तो वैसे लग जाएंगे। जस्ट टू सेव द टाइम, हसन बख्शी साहब से मेरा एक सवाल ये है कि जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि हमारी किसी भी बिल्डिंग की डिमांड क्या है, और डिमांड जो है वो डिपेंड करती है कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कैसी है। हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को भी देख रहे होते हैं, हमें ये मालूम होता है कि जी ये यहाँ पर इस साइड से हीट ज़्यादा जो है ना कंडक्ट हो रही होगी और उस साइड पे ज़्यादा होगी, तो हम कोई प्रिकॉशंस लेते हैं कि हाउ वी कैन रिड्यूस द एनर्जी डिमांड। तो मुझे ये बताइए एज अ बिल्डर, और वैसे भी आप जो और बिल्डिंग देख रहे हैं कराची के अंदर,
क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से या एनर्जी डिमांड को डिक्रीज करने के लिए कोई हम कदम उठा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आपका सवाल है उसका सीधा जवाब तो ये है कि जितने कदम हमें उठाना चाहिए था, उठाने हैं, वो हम नहीं उठा रहे। अगर 100 बिल्डर हैं, उसमें से 5-10% शायद 15%, 20% उस पर सोच रहे होंगे और उसमें अमल दरामद भी कर रहे होंगे। जैसे आपने कहा कि विंडो का डायरेक्शन, लाइटनिंग की डायरेक्शन इस तरह करें, बट आज एनर्जी सेविंग एक लग्जरी नहीं है, एक फैशन नहीं है, एक नेसेसिटी है। जितनी जो प्राइस पाकिस्तान में एनर्जी की है, वो मेरे ख्याल में दुनिया के उन मुल्कों में पाकिस्तान शामिल होता है जहाँ ये मोस्ट एक्सपेंसिव है। सो वर्टिकल बिल्डिंग की जब मैं बात करूँ तो मैं ये समझता हूँ, आप जैसे कंसल्टेंट की वजह से कॉमन एरियाज़ की बिजली का यूसेज भी हम कुछ कम कर पाए हैं और उस यूसेज को हम फैसिलिटेट कर पाए हैं सोलर पैनल से किसी हद तक। अब मैं समझता हूँ जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं कराची में वर्टिकल, उसमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जा रहा है कि छतों को पहले अमूमन बिल्डर बेच दिया करते थे ऊपर वाले फ्लैट वालों के लिए, अब वो बेच नहीं रहे। अब उस पर सोलर पैनल लगा के बिल्डिंग के कॉमन एरियाज़ को सेव कर रहे हैं, उस वहाँ पर वो बिजली दे रहे हैं। यस, LED लाइट्स लगाई जा रही हैं, मोटर्स बेहतर लगाई जा रही हैं, हर कोई कोशिश कर रहा है क्योंकि इसकी बहुत कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रही है जो बिल्डिंग के रिहायशियों के लिए, इवेंचुअली बिल्डर के लिए तो एक बार की कॉस्ट है, और जो 5, 10, 20 साल वहाँ रहते हैं उसकी बहुत कॉस्ट आ रही है। अब जो नेक्स्ट हमने काम करना है मेरे हिसाब से, और इसमें हमें आप सब लोगों की मदद चाहिए होगी, आप सब लोगों की मदद चाहिए होगी कि हमने बिल्डिंग के कॉमन एरियाज़ को फ्री करना है। उस रेसिडेंट्स के लिए वहाँ जितनी बिजली यूज़ हो रही है वो फ्री सोलर सिस्टम से प्रोड्यूस हो ताकि उन पे उसका बोझ नहीं पड़े। और नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, हम जो मकानों में रहते हैं या जो हाउसिंग स्कीम है वहाँ तो हम छतों पे सोलर पैनल्स लगा के या कोई और चीज़ करके हम अपनी बिजली की सेविंग कर रहे हैं। बट अब हमें एज एन इंडस्ट्री, एज एन कम्युनिटी, वर्टिकल बिल्डिंग में रहने वालों के लिए भी, इंडिविजुअल फ्लैट के लिए भी कोई ऐसा सिस्टम उसको ढूंढना पड़ेगा और उसको प्रमोट करना पड़ेगा जहाँ पर जो हमारे फ्लैट वाले भी हैं इवेंचुअली उनके बिजली के बिल भी बहुत हद तक नीचे आ जाएं और कम से कम ये 30, 40, 50, 60% स्टार्ट हो कि ये पैसे इनके कम होते रहे। वरना आज एक आम आदमी के घर में एनर्जी की कॉस्ट इतनी है, यकीन माने कि शायद उसके खाने का खर्चे और बच्चों की फीस अगर 1, 2, 3 कर दें तो एनर्जी की कॉस्ट पहले नंबर पे आती है। और यहाँ पर बहुत सारे आर्किटेक्ट्स भी बैठे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जब बिल्डिंग प्लान करें तो इंश्योर कीजिए कि साइज़ ऑफ द विंडोज़ ऐसी रखें कि दिन में लाइट खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। डक्ट मेंटेन करवाएं हम लोगों से। आप डबल ग्लेज, अब तो बाहर दुनिया में ट्रिपल ग्लेज वो विंडोज़ आ रही हैं, वो लगवाएं बिल्डर से। अगर आप लोग प्रमोट करेंगे, आप लोग ओपिनियन देंगे तो यकीन करें, अभी 15% बिल्डर शायद कर रहे हैं, 20%, ये 85% करने लगेंगे। इसी तरह लाइटों में, केबल्स में अच्छी क्वालिटी की केबल्स इस्तेमाल करें जिसमें वेस्टेज नहीं हो, जिसमें शॉर्ट सर्किट नहीं हो। ये सफ़र हम सब ने मिल के तय करना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। यस, इससे हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी, बट हम सब ने एज अ नेशन इसको बेयर भी करना चाहिए। ख़रीदार भी समझता है, हम भी समझते हैं, और मैं समझता हूँ ये एलिकन जैसे कंसल्टेंट सब जो कराची में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी समझते हैं और हमें भी समझाते हैं। हमें भी ये ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे ही कंसल्टेंट की रहनुमाई भी रही, मदद भी रही, और उन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया कि यार थोड़े से पैसे नहीं देखिए, आप पैसे लगाएं, लोगों को इसका 30 साल रिटर्न मिलेगा। मैं इस बात की तायद करता हूँ और यकीन भी दिलाता हूँ कि हम भी इस पे सेमिनार करेंगे, हम भी इस पे कॉन्फ्रेंसेस करेंगे,
हम भी बात करेंगे, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को इसकी तरफ माइल करेंगे, और आप वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू जी। थैंक यू। हसन साहब, मेरी एक सवाल मेरा आपसे और था कि एज ए इंडिविजुअल तो आप, मुझे मालूम है कि आप और आपकी तरह और भी चंद लोग हैं, लेकिन आबाद के अंडर में कोई ऐसी चीज़ें आप लोग डिस्कस कर रहे हैं या लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं अपने दूसरे साथियों को कि वो भी इसी तरह काम करें जिस तरह आप करने की कोशिश कर रहे हैं? और एक इसमें मेरा एक ज़िमनी सवाल ये भी है, क्या आप अपने कंसल्टेंट से कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसे सॉल्यूशन दें जिससे हम एनर्जी कंजर्व कर सकें, नॉट ओनली फॉर कॉमन एरियाज, लेकिन वो जो आपके रेजिडेंट्स होते हैं, जो आपके बेसिकली आपके क्लाइंट हैं एक तरह से, वो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ सोचा आपने? देखिए, जो आपने कहा ना आबाद क्या कर रहा है, तो मैं इस टाइम हमने एक प्लान बनाया कि नेक्स्ट 10 इयर्स में आबाद एज एन इंडस्ट्री का नुमाइंदा क्या विजन रखता है, कहाँ इस इंडस्ट्री को देखना चाहता है। अब हम ये 10 ईयर का एक विजन बना रहे हैं, उसमें यस एनर्जी कन्वर्जेशन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। दूसरी बात, डिस्कशन है स्टार्टेड नाउ, कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन एरियाज नाउ वी आर हेडिंग टू द अपार्टमेंट्स। एक एक बिल्डिंग में आप समझिए 300-300 अपार्टमेंट, 500-500 अपार्टमेंट, 100-100 अपार्टमेंट हैं। वो नेक्स्ट, वो एज एन स्टेप कुछ बिल्डर्स ने इस पे बात करना शुरू कर दी है, कुछ लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। जैसे ही काम बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ ये एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस की भी कुछ कीमतें सस्ती होंगी। जैसे कि अब बहुत जगह हम प्रपोज कर रहे हैं कि VRF एयर कंडीशनिंग हो, इन्वर्टर बेस्ड हो, ताकि एनर्जी सेव हो। सो यस, स्लोली बट आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन। और मैंने जैसे कहा कि नेक्स्ट 10 ईयर की पॉलिसी में ये टॉपिक हम डालेंगे और आपसे रहनुमाई लेंगे, और आपको कहेंगे कि आपको हम ऑनररी मेंबरशिप भी देते हैं आबाद की, आप आएँ, हमें गाइड भी करें, सपोर्ट भी करें, और इंडस्ट्री को वहाँ लेके जाएं जहाँ जाना चाहिए। शायद पिछले 5-10 साल पहले था, दुनिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जा चुकी है, बट बेटर लेट देन नेवर, हम भी उस तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, हाईली अप्रिशिएटेड। सोफिया जो है बड़ी डायनामिक और इंजीनियर हैं, और जहाँ मेक इन कराची की बात हो रही है तो इन्होंने अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट को जिस तरह वो तेज़ी के साथ प्रमोट कर रही हैं, शी हैज़ गॉट नियर अबाउट 100% प्रोजेक्ट डन इन ड्यूरिंग द लास्ट 25 ईयर्स, जो मैंने इनके बारे में कुछ मालूमात की। सोफिया, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि how you see the role of IoT and AI in conservation of energy? Thank you very much for the opportunity. We have been, from the platform of Link Things, have been focusing on energy efficiency for the buildings and the cities and even for the industries for the last 8 years. And we believe that that is quite possible with the technology. So Bakshi Saab has also mentioned various ways that the energy can be conserved in building environments. Mind you, buildings are the largest source of greenhouse gas emissions at the moment. When you are not even the factories, not even OGD, oil and gas sector, but it is actually the buildings where the largest waste exists, largest consumption exists, and that is the concern for everyone in the globally who is talking about sustainability, that how can we actually minimize the energy consumption in the buildings and optimize the use of energy. So I think that, we can break down the problem or the solution into 3 steps. One is that we look at the traditional ways of conserving energy, as you also mentioned, that, the north-south direction, or having, a different quality of windows, or the lighting, that you actually use a lot of regular sunshine or sunlight for the lighting purposes. Also, there are, innovations happening on the window insulations and all of this. So that is basically the non-technical side of things where you can reduce the energy consumption. The second, I think, and bring more sustainability. The second part is the traditional technology-based solutions. So, moving from fossil fuel to more renewable energy in the buildings, where you actually bring the green element in.
then you are looking at, utilizing the material that is that produces less greenhouse gases while in the process. So like, looking at smart building materials, insulation, the materials that are better insulated, and so on. So that you have the second set of solutions that is technical and also address to, also bring a lot of energy efficiency in the systems or in the building systems. The third part, I think, that is very critical and that is largely ignored because of lack of awareness, not because people don't want to do this, but lack of awareness is the incorporation of the new technologies, the data-driven solutions. So the IoTs that have, the smart home concept, smart buildings concept, where you are looking at, utility-based or the utilization-based use of the energy. So basically, if the temperature in this is maintained at a comfortable level for all, and it's not it is managed accordingly as per the number of people. So you have all these IoT based solutions that are already offered in the market for smart home solutions, generally for HVAC control, for air conditioning control, for lighting control, where you have motion sensor based solutions, you have got temperature based solutions, you have got occupancy based solutions. So all these exist, they are there. What do they bring to the table? So when you have already deployed your traditional non-technology based solutions for energy efficiency, when you have deployed your technology based solutions like renewable and cost efficiency in the materials, the third part, which is basically your data driven solutions, they basically bring more efficiencies, they optimize your solution. So what you have to do when you are now constructing new buildings or even looking at older buildings to bring the sustainability, you have to look at all these three elements. First one is going to help you largely bring the baseline better, because you are looking at improving, you're making a direct impact and a huge cost impact, or bringing cost efficiency when you address the basic non-technology based solutions. The second is technology based solutions obviously improve your performance in this, but the third, the data driven solutions, are actually very critical to bring that optimization, the last optimization bit, that is how people are actually using the buildings. So when you design a building, when you're building it, you have a certain concept of this is how the building is going to work, but people bring new ideas when they start using the building, and that part is largely not captured. Globally, the world is now focusing on this because they have already passed the first two steps. Where our market is, because of various situations or market inherent conditions, one of them is lack of capital. We are very slow to adopt these kind of technologies, but that doesn't mean that they are not going to bring anything. That is, I think, in future and in very near future, that is also going to be your break and make a factor for the buildings, for the sustainability of the the living that we have here. So that's the first part. The second part, I think, which is opening new business models. So you just don't have this concept that I will build this building, I will pay my consultants, I will pay the construction cost, and I will sell it and make the money. The second part is, which is getting very interesting these days, is the whole carbon trading that is coming in. And for that carbon trading, you cannot do that on your built design. You do that on your real-time data. So carbon trading part is the new business model that is coming in that nobody is thinking about in Pakistan. So, we are step one, where we have to improve the non-tech, then tech adoption. But that is not a sequence. We have to start looking at all these data-driven solutions, AI, IoT, and then also look at the new business models that are coming in, which is carbon trading. Thank you. थैंक यू वेरी मच. हम आपसे कुछ और भी बातें पूछेंगे. लेट्स टू मूव सेकंड पैनलिस्ट. उस्मान साहब, बेसिकली मेरे जहन में चूँकि कमाल साहब थे, मुझे आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं मालूम, लेकिन मैं केबल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे मैं ये करता हूँ कि एक तो केबल्स का यकीनन रोल क्या होगा, आखिर आप केबल्स क्या होती हैं, हमें आप यही बता दीजिए. दूसरी बात है, आप पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं
और दुनिया में एनर्जी कंजर्वेशन के लिहाज से क्या हो रहा है, अगर कुछ बातें आपकी ऑब्जर्वेशन में तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान। मुझे 26 इयर्स हो गए इस इंडस्ट्री के साथ। तो मेरा एक्सपीरियंस तो तमाम शोबों में रहा है। फास्ट के डीएनए में सस्टेनेबिलिटी शामिल है। एस स्टैंड्स फॉर फास्ट, सस्टेनेबिलिटी सॉरी, एस स्टैंड फॉर सस्टेनेबिलिटी। जिस तरह भी अली साहब ने कुछ बातें की और मैम ने कुछ बातें की, तो दो चीज़ें मैंने लर्न की हैं अभी रिसेंटली कि एक तो हमें ज़रूरत है कि हम सस्टेनेबल इक्विपमेंट्स को यूज़ करें एंड देन यूज़ ऑफ डाटा। तो मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा शेयर कर सकूँ ऑडियंस के साथ कि हम क्या कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। हमने लर्न किया वर्ल्ड से, क्योंकि कुछ न्यू री इन्वेंट हमने व्हील नहीं करना। जब हम इंटरनेशनल मार्केट में गए तो हमें पता लगा कि कंप्लायंस इज द रियल क्वालिटी एंड दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू अ यूज ऑफ अ 25 इयर्स ऑफ प्रोडक्ट। लाइक अभी रिसेंटली हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे, तो सोलर इस टाइम इज टॉक ऑफ द टाउन है। एवरीवन इज यूजिंग सोलर, कोई रिलेटिव यूज कर रहा है, कोई कोई। लेकिन एक जो चीज़ वहाँ पे मिसिंग की जा रही है कि हम 25 इयर्स के लिए सोलर तो प्लान कर रहे हैं, बट हम उसके साथ जो इक्विपमेंट और केबल यूज हो रही है उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। अब किसी भी नॉन टेक्निकल या किसी की रॉन्ग एडवाइस पर हम एक नॉर्मल केबल उस सोलर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस सिस्टम को हमने 25 इयर्स के लिए डिज़ाइन करवाया था, बनाया था, वो 1.5 से 2 साल में अपनी एफिशिएंसी 0 पर ले आता है, और फिर इसी दौरान वो शायद कि आपके लिए किसी बड़े नुकसान का बायस भी बन रहा है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के लिए एजुकेट भी करें। इसीलिए हम कुछ कैंपेन्स अपनी रन कर रहे हैं ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें। और कंप्लायंस के लिए हमने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ मूव किया है। मसलन रिसेंटली हमने एक बेसिक सर्टिफिकेशंस ली है, जो दुनिया की बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन है, जो सिर्फ केबल्स के एरिया को डील करती है, और उसमें वो मेक श्योर करती है कि जो भी केबल आप बनाएं, नॉट ओनली फॉर द टेस्टिंग कि आपने एक सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजना था वो ही सर्टिफाइड हो, बल्कि आपका तमाम केबल की मैन्युफैक्चरिंग उसी टेस्टिंग के मुताबिक होनी चाहिए। अब उन्होंने हमारे टेस्टिंग का डीएनए सेव कर लिया है। वो इवन कांट चेंज आवर वेंडर और मटेरियल विदाउट देयर परमिशन। तो अब सस्टेनेबिलिटी अगर हम लॉन्ग टर्म में अपनी प्रोडक्ट को यूज करते हैं और वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं जो वाकई ही जो उसके लाइफ बता रहे हैं उसके मुताबिक हों, तो हम आराम से इसको अचीव कर सकते हैं। सेकेंडली, जिस तरह बात की गई है कि बहुत से दूसरे टॉपिक हैं जिसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन है। IoTs के मुतालिक मैं चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा आगे आएँ। कुछ थोड़ा सा जनरेशन गैप है, शायद हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इंडस्ट्रीज़ को कि किस तरह से हम बेनिफिट ले सकते हैं, बिग डाटा से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, अपना डाटा कैसे जनरेट कर सकते हैं इन IoTs के थ्रू। तो अगर हम थोड़ा सा एकेडमिया को और इंडस्ट्री को नज़दीक करें और अपने स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दें। मैं अभी काम कर रहा हूँ एक कंपनी के साथ कि मैं उनके साथ एक सॉफ्टवेयर IoTs के ऊपर डेवलप करवा रहा हूँ केबल इंडस्ट्री के लिए। कि मैंने देखा कि यूक्रेन की कंपनी और 2-3 और कंपनीज ने इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक सोल्यूशन देके बिलियंस ऑफ डॉलर की वो कंपनीज बन गई हैं। तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि आप एक ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक इस सोल्यूशन बनाएं जो कि ना सिर्फ हमारी लोकल इंडस्ट्री को बेनिफिट दे, बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में भी हम मेड इन पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। अली नासिर जो है, मेरी बहुत लंबी चौड़ी बातें तो नहीं हुई, लेकिन ही इज़ रियली ब्रिलियंट, और जो ये काम कर रहे हैं, तो अगरचे कि उनका जो टॉपिक है वो बिल्डिंग्स नहीं है, सोसाइटीज़ और सिटीज़ हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम कुछ अच्छी बातें जो है ना कंजर्वेशन के हवाले से, स्मार्ट सिटी या स्मार्ट सोसाइटीज़ के हवाले से हम सुनते हैं। प्लीज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सर। और बहुत ही आसान और ऐसी चीज़ें हमें बताइएगा कि हम अप्लाई कर सकें उसको। जी हाँ, ज़रूर। मेरी भी हमेशा ये कोशिश होती है, एज मी बीइंग द सर्टिफाइड ट्रेनर, मेरी कोशिश ही होती है कि आसान करके बताऊँ। माइक ये एक बड़ा रेयर सा चांस है कि इलेक्ट्रिकल एक्सपो में रियल एस्टेट डेवलपर क्या कर रहा है। तो ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। फिर सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर से है, और ऐसे रियल एस्टेट डेवलपर से है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान में पहली जो सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी है वो हम डेवलप कर चुके हैं।
I'm not going to talk about a lot about sustainability, that this should happen, we should do that. हम रिडार पे आ ही इस वक्त हैं जब हम डेवलप कर चुके हैं, तो हमारे पास एक प्रैक्टिकल एक सोल्यूशन है जो कि हम ऑलरेडी डेवलप करते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं. अच्छा, इसमें जो सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी का और इलेक्ट्रॉनिक्स का और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है, जिसके बगैर ये सस्टेनेबिलिटी सोसाइटीज़ नहीं बन सकती. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सस्टेनेबल एंड स्मार्ट सोसाइटीज़ होती क्या. सस्टेनेबल जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं. बड़े आसान अल्फाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल मीन्स is the development that needs that fulfill the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to fulfill their needs. And or needs, by needs I mean किसी भी इंडिविजुअल की तीन बेसिक नीड्स होती हैं अंडर सस्टेनेबिलिटी. वन इज सोशल includes health and education, economic, the avenues from which we generate our income, and environmental, clean air, healthy environment. ये तीन मेजर एस्पेक्ट्स हैं सस्टेनेबिलिटी के, कि ये हमने, और यही तीन मेजर एरियाज हैं जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी को देने चाहिए अपने इंडिविजुअल्स को. देन इट बिकम अ सस्टेनेबल हाउसिंग सोसाइटी. एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. अब सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि व्हाट इज स्मार्ट सिटी. देन सस्टेनेबिलिटी ये है, स्मार्ट सिटी includes integration of information technology into our sustainable management system. जो भी सर्विसेज एक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू द रेजिडेंट, दैट शुड बी डिजिटली इंटीग्रेटेड एंड ड्रिवन. ये आपको हर तरह से सपोर्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका एनर्जी सेविंग. और इसमें जो सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है सस्टेनेबल सिटीज में, वो है रेजिलियंट. कितनी रेजिलियंट है हमारी सोसाइटी. क्या रेजिलियंस मीन्स कि हम किसी भी डिजास्टर को, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिकवर कर सकें. और ये होता है थ्रू रिस्क मैनेजमेंट. एक रिस्क मैनेजमेंट होता है सस्टेनेबिलिटी के अंदर, जो कि ये असेस करता रहता है कि क्या रिस्क है, अगर ये हो गया तो हम कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं. द अदर थिंग इज, जो चौथा पॉइंट है वो है कि सस्टेनेबल हाउसिंग सोसाइटी सिटी सेंट्रिक होती है. जैसे अभी मेरे पैनलिस्ट ने कहा कि हमें कंज्यूमर बिहेवियर्स पे, कंज्यूमर कंजम्पशन पैटर्न्स के ऊपर अपने डिज़ाइन को डेवलप करना चाहिए. तो हम ये कैसे कर सकते हैं जब तक हम डिजिटली उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे. तो ये रेजिलियंस होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होता है. और सिटीजन सेंट्रिक इस तरह होता है कि हमारी मैनेजमेंट डिसीजंस में सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि दे आर दी एक्चुअल यूजर्स. तो जब तक हम उनका इनपुट नहीं लेते तो हमको डिसीजन नहीं लेते. तो इससे भी एक अवेयरनेस का एलिमेंट, जिस तरह बताया वो मैं आगे आपके बात करूंगा, वो भी कवर हो जाता है. अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सस्टेनेबल स्मार्ट सिटीज़ होती हैं ये डिजिटली ड्रिवन होती हैं. एवरीथिंग, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उसके बगैर ये हम कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट, वेदर वो बिल्डिंग है या सोसाइटी है, वो सस्टेनेबल विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IoT, AI हो ही नहीं सकती. उसके बगैर ये नामुमकिन है, क्योंकि सस्टेनेबल सोसाइटीज़ में जो साइलोज हैं, जो भी अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वापडा, एयरस्को के इलेक्ट्रिक एक होता है, वाटर एक होता है, गैस एक होता है. सस्टेनेबल सोसाइटी में ये सारी इंटीग्रेटेड होते हैं. ये साइलोज में काम नहीं करते, ये इंटीग्रेटेड मॉडल में काम करते हैं. आपस में बात करते हैं कि एक का डिसीजन दूसरे पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, और फिर वो फाइनल डिसीजन होता है. उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट का. जब तक कंटिन्यूस रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस हम नहीं करते रहेंगे, हम इसको सस्टेनेबल नहीं रख सकते. तो
तो ये उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ इस वक्त जो है थोड़ा सा मैं बहुत मौजूद के साथ कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं एंड वो सुनना चाह रहे हैं आपसे कि जो आप नई डेवलपमेंट कर रहे हैं जो आप ला रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हवाले से जैसे आपने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट चलें उसकी हम बात कर लेते हैं और तो उस पर आप कुछ जो कर रहे हो वो जो की फीचर्स हैं आपके जी जरूर वो हमें बताइए। जी जरूर देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ये ब्लेंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक आखिरी स्टेज है, लेकिन उसको जो सपोर्ट इनेबलर्स हैं उसके वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। उसके बाद फिर उसके नीचे जो उसका इनेबलर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब हम स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया है और हम मजीद उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब मेरे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ आता है? वो सेंसर्स हैं, वो मॉइस्चर को सेंसर करते हैं। अब मॉइस्चर वो पहले इक्विपमेंट आएगा, उसके बाद फिर आईटी उसको डेटा गैदर करेगा और उसको हमें इन्फॉर्म करेगा और वो फिर एआई के थ्रू उसको इरिगेट करेगा। तो कहने का ये मकसद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी बड़ी मार्केट है ये सस्टेनेबल हाउसिंग सोसाइटीज कि यू कांट इवन इमेजिन द पोटेंशियल। ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल देता हूँ जो हमने इम्प्लीमेंट किया और एनवीसी के साथ ही किया कि हमने जो स्ट्रीट लाइट्स हैं जितनी भी मेन बुलेवार्ड पे हैं स्ट्रीट लाइट्स हैं जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं वो सारी स्मार्ट लाइट्स हैं, सेंसर बेस्ड हैं और उसके अंदर जो सेंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, that belongs to electronics. So when there is no car within some range, the light become dim. When there's a car coming, so वो full capacity में देती है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ा आईटी के ऊपर हमारा काम है वो है कि हमारा 300 एकर्स पे सिलिकॉन विलेज है। अच्छा, सिलिकॉन विलेज में हमें स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी का लाइसेंस भी मिल चुका है और इस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के लाइसेंस की वजह से हमारे जितने आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो ऑपरेशनल और उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है स्टार्टअप से। वो सारे काम ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ करें और उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स अटैच्ड है। तो ये जो एक कॉम्बो है ना सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसके बगैर हम सस्टेनेबल चाहे वो बिल्डिंग है या हाउसिंग अथॉरिटी है वो नहीं कर सकते। तीसरी एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपके जवाब में, जैसे हमारी स्मार्ट बिल्डिंग्स में बात हो रही है, सबने कॉमन एरियाज के ऊपर दिया। अब इंटरनेशनली एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग डिज़ाइंस हैं और उनकी गाइडलाइंस हैं जो कि मोस्टली सिटी यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसको हम लीड्स कहते हैं। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का एक प्रोडक्ट है लीड्स, लीडर सर्टिफिकेशन है, लीडर्स इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सिस्टम्स। वर्ल्ड बैंक का एज है। ये हमें गाइडलाइंस देते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, ऑपरेशनल एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। इन गाइडलाइंस का ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हमारा आर्किटेक्ट जो है वो सर्टिफिकेशन ही ले और स्पेंड सर्टिफिकेशन पे करे। इसकी गाइडलाइन है 900 पेजेस की। अगर वो भी ले ली जाए और उनको इम्प्लीमेंट कर जाए, हम बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर इंसाइट। नेक्स्ट पैनलिस्ट जो हैं फहाद। हम बचपन में जब तकारीर सुनने जाते थे फंक्शन में बड़े और पॉलिटिकल और इस तरह की चीज़ें, तो एक आवाज़ आती थी कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। लेकिन फहाद के लिए मैं कहूँगा कि मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमन। फहाद इज़ वन ऑफ देम। हमने इलेक्ट्रिकल में तो बहुत से कमन डालने वाले जमा कर लिए हैं, मैकेनिकल में हमारे पास नहीं है, तो हमें दूसरे भी अच्छे लगते हैं। तो फहाद से माशाल्लाह अभी देखिए अब कितना फ़ायदा होगा हम लोगों को। फहाद देखिए हसन बख्शी साहब मौजूद हैं एंड वी आर डिस्कसिंग द एनर्जी कंजर्वेशन। मुझे ये बताइए कि जो मेरी नॉलेज में है कि 60 to 65% energy consumption is consumed by HVAC system, okay? तो जब when you calculate the load of any building, air conditioning load आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं तो उस लोड को बढ़ा देते हैं और कम कर देते हैं
प्लीज सबको बताइए और तमाम जो ऑडियंस बैठे हुए हैं इनको भी बताएं ताकि सबको फायदा हो। खास तौर पे हसन बख्शी साहब सुनने मैं कहूँगा कि वो जरूर इसको महसूस करेंगे। बहुत शुक्रिया असगर भाई, आप हमेशा से बड़े पोलाइट और बड़े गाइडिंग रहे मेरे लिए बिसाइड द प्रोफेशनल एफिलिएशन विद यू। और जो एनर्जी कंजर्वेशन पे भी जितनी भी बात की है, हसन बख्शी साहब के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया, तो ये उन 20% बिल्डर्स के अंदर हैं कि जो ऑलवेज जो है ना बिल्डिंग की एफिशिएंसी के ऊपर और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए होते हैं और बड़ा कंसर्न होते हैं। व्हेन वी वर डूइंग द बिल्डिंग विद हसन बख्शी साहब, कोविड के बाद का या कोविड के दिनों का टाइम था, तो SBCA के अंदर एक है कि जी 5% आपको सोलर लगाना होता है, तो 5% बिल्डिंग के अंदर आपको सोलर अप्लाई करना है। तो ही वाज ऑलवेज कीन कि जी मेरे पास छत पे कितनी जगह अवेलेबल है, एंड इट्स नॉट द प्रोविजन, क्योंकि होता है शुरू में बाहर बिल्डर कहता है जी स्काई इज द लिमिट फॉर मी, और वो कहता है कि जी आप ये भी लगा दो वो भी लगा दो प्रोविजन, और वो लगाता नहीं है। बट इन्होंने जब प्रोजेक्ट इनका कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद भी जो 3-4 महीने बाद तक ही वाज फॉलोइंग अप फॉर द सोलर एंड इंस्टॉलेशन दैट काइंड ऑफ थिंग। और वो कहते हैं नहीं सिर्फ कॉमन एरिया की नहीं करो, मुझे पार्किंग के अंदर भी करके दो, और फिर रात में जब चलेगा तो वो डाइवर्सिटी वगैरह, यू नो हसन बख्शी साहब। दूसरी चीज़ ये कि अब जब हम बिल्डिंग की एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो एक लॉ इन शेयर होता है दैट इज विद द एयर कंडीशनिंग और द मैकेनिकल पार्ट्स। एक ज़माना था, हमने तो वो वक्त नहीं देखा, लेकिन अगेन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो जो आपकी हाई राइज बिल्डिंग या हाई डेंसिटी बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई हैं, उनके 2 ही मेन रीज़न थे। एक तो ये कि आपकी एलिवेटर्स के अंदर ब्रेक इन्वेंट हो गए थे, अदरवाइज जो एलिवेटर्स थी वो 1700 सेंचुरी के अंदर भी मौजूद थी, लेकिन वो ब्रेक इतने सेफ नहीं होते थे। वो आपकी लेट 18th सेंचुरी के अंदर ब्रेक्स इन्वेंट होते, ओटिस ने किए थे। और दूसरा एयर कंडीशनिंग आपका इन्वेंट हुआ था, जिसकी वजह से आपने डीप बिल्डिंग्स बनाई थी, वरना आपके 15-20 फीट से ज्यादा गहरी पेरिफ्री नहीं होती थी। जब आप इस साइज की बिल्डिंगें बनाते हैं तो एयर कंडीशनिंग इज नॉट द लग्जरी बट इट इज द रिक्वायरमेंट, बिकॉज आपको वहाँ पे एक एनवायरमेंट मेंटेन करना होता है बियॉन्ड द टेम्परेचर, आपने एयर क्वालिटी उधर मेंटेन करनी होती है, जिसके लिए आपको एयर कंडीशनिंग चाहिए होती है। अच्छा, अब स्पेसिफिकली अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, जो आपका एक टॉपिक भी है, वो उसमें ये कि आप जो है ना, एक तो ये कि अपने बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट ले लें। वी ऑल नो कि जी आप जितना ज्यादा एफिशिएंट इक्विपमेंट लेंगे डेफिनेटली यू विल सेव मनी। लेकिन इसका दूसरा एक एस्पेक्ट है जो एशरे के ऊपर कर रहे हैं, और जो भाई ने लीड की बात की, देयर आई बिलीव मोर देन 50 बिल्डिंग्स जो पाकिस्तान में लीड सर्टिफाइड है। सो एशरे का एक कॉन्सेप्ट है नेट जीरो का। व्हाट नेट जीरो सेज कि जी आपकी कोई भी बिल्डिंग है, जितना वो एनर्जी कंज्यूम कर रही है उतनी एनर्जी वो बाहर से नहीं ले रही, वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रही है। इट इज इम्पॉसिबल डेफिनेटली, बट वी ट्राई टू अचीव नेट जीरो बाय रिड्यूसिंग द बिल्डिंग कंजम्पशंस। अभी एक और मैं बात इसमें करूंगा जो अभी डिस्कशन में हुई थी कि जी हमारे यहाँ कुछ बिल्डर्स फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। कराची के अंदर अगर हम बात करें, हमारा एक एट एन एवरेज जो पीक एम्बिएंट जाता है वो 42 डिग्री जाता है। दुबई के अंदर जो आपका एक एवरेज उनका टेम्परेचर जा रहा होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा होता है। हमने दुबई में कुछ काम किए, यहाँ पे एक मोटा मोटा अगर मैं जट का हिसाब बात करूं तो कराची के अंदर का आपको बिल्डिंग करते हैं तो एक मैजिक नंबर है कि 150 स्क्वायर फीट पे 1 टन लगा दो और उसके आसपास ही आता है। दुबई के अंदर जिधर आपका एम्बिएंट भी ज्यादा है, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, वहां पे 300 से 350 स्क्वायर फीट पे 1 टन आता है, जस्ट बिकॉज उन्होंने जो बिल्डिंग के एनवेलप्स है वो उन्होंने रेगुलेशंस में डाले हुए हैं कि जी आपकी जो बिल्डिंग है इसका स्क्वायर फीट के ऊपर इतना वॉट से ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं होगा, और चाहे बिल्डर की विश हो बिल्डर की विश ना हो, अगर उसके कंजम्पशन उस लिमिट से क्रॉस करता है, उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, तो उनको अप्रूवल ही नहीं मिलता। हमारे यहाँ जो बिल्डर है वो कर रहा है बेचारा अपनी पॉकेट्स के ऊपर कर रहा है, या उसको कोई सर्टेन उसका अपना विजन है जिसको वो कैरी कर रहा होता है। अदरवाइज उसके कंपटीशन में अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और उस पर एनवलप प्रॉपर नहीं है, लो ई ग्लास नहीं लगा हुआ, तो डेफिनेटली उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट कम आनी है, उसका सौदा सस्ता बिकेगा। सो हमें चाहिए दोनों तरफ से काम करें। इट्स नॉट कि हम अपने सारे बोझ उठा के रेगुलेशंस पे डाल दें कि जी ये तो दूसरे की जिम्मेदारी है। बीइंग द कॉन्शियस सिटीजन, हमें चाहिए कि हम अपनी जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं उसके जो लोड्स हैं उसको हम थॉरोली देखें, उसके लोड्स कम करें। दूसरी तरफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी चाहिए कि हमारे एक ऐसा लॉ बनाए कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, चाहे कोई भी बिल्डिंग बना रहा है, चाहे बिल्डर का विजन है वाला या बिल्डर का विजन नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग बनेगी दैट वुड बी कंपेयर्ड एप्पल टू एप्पल बेसिस। दूसरी तरफ अब मैं स्पेसिफिकली एनर्जी कंजर्वेशन के वाले से बताऊं, जैसे मैंने कहा बिल्डिंग का एनवलप है, आगा खान हॉस्पिटल पूरा बना हुआ है माशाल्लाह से, इंडस हॉस्पिटल हम लोग कर रहे हैं, ये जितनी भी बिल्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, इधर जो है ना इन्होंने इंसुलेटेड वॉल्स किए हुए हैं कि डबल वॉल है, एक उन्होंने 6 इंच का ब्लॉक लगाया, फिर इंसुलेशन करिए दीवार के अंदर, और फिर 4 इंच का ब्लॉक लगाया, तो बेसिकली दे आर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एनवलप टू रिड्यूस द लोड। सेकेंडली जो ग्लास होता है, नॉर्मली आपके पास जितनी भी बिल्डिंग है, आप शारा फैसल पे देखिए मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग इतना ज्यादा इन्होंने उस पर ग्लास लगाया होता है। दूसरा क्या होता है, आप उसको लोई ग्लास पे करें तो अगर आप सिर्फ दीवार इंसुलेट कर ले, छत इंसुलेशन, बाय द वे हमारा जो एनर्जी का
कोड है आपका पाकिस्तान एनर्जी कोड जो इन्होंने भी निकाला था 2017 या 18 के अंदर जो उन्होंने रिवाइज किया है, उसके अंदर इट इज मैंडेटरी कि जी आपकी छत इंसुलेट होनी चाहिए। उधर उन्होंने ग्लास की यू वैल्यूज भी डिफाइन की हुई है जो होनी चाहिए, जो हमारी यहाँ फॉलो नहीं होती है। वो बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो एशरे का एक स्टैंडर्ड है 90.1 जो एनर्जी स्टैंडर्ड है, और ये इनकी अच्छी बात है कि इन्होंने उसी को पूरे को जो है ना अडॉप्ट किया है विद क्लाइमेटाइजेशन, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड होता है वो आप फुल कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अब कराची का एम्बियंट अलग है, लाहौर का अलग है, नॉर्दर्न एरिया का अलग है, कोयटा का अलग है। सो आप देखिए कि आपके रीजन के अंदर कौन सी चीज क्या वैल्यूज एप्लीकेबल है, वो आप अडॉप्ट करें और उसको फुल कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट करें। तो एक तो हम इसका बिल्डिंग का एनवेलप अगर इंप्रूव कर दें, आपके पास कोई भी अगर एयर कंडीशन प्लांट लगता है तो उसकी अगर 10 रुपए कॉस्ट इंस्टॉलेशन की आती है, तो अगले 20 साल के अंदर 90 रुपए आपने उसकी रनिंग कॉस्ट के तौर पे पे करने होते हैं। तो इफ यू विल स्पेंड 10 रुपए की जगह 12 रुपए और द फर्स्ट कॉस्ट, तो जो सेविंग होगी इट वुड नॉट बी 10 रुपए और 5 रुपए, आपका जो टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट होगी वो 70 रुपए की आके खड़ी हुई भी होती है। तो इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन द क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट, सॉरी एनवेलप। और दूसरी चीज ये कि जो आप अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, एलईडी इज वेरी फेमस, किसी से भी आप करेंगे डेफिनेटली दे गो विद द एलईडी। लो इसी तरीके से जो आपके पास लो एनर्जी कंजम्पशन वो होते हैं अप्लायंसेस होते हैं, उनको आप करने पे दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इधर फैक्ट है कि जी जो डाइवर्सिटीज होती है, क्लब डाइवर्सिटीज होती है, हम उस पर नहीं करते। और असगर भाई से मैं 25 साल से इनको जानता हूँ, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो इनके आर्गूमेंट होता था वो यही होता था कि यार ये जो डिमांड लोड है, ये जो ना इसको ज्यादा कंजर्वेटिव ना करो। अच्छा, कंजर्वेटिव करने का अपने एक रीजन होते हैं कि जी कल को आपको पता नहीं होता कि क्लाइंट जो है वो कौन सा इक्विपमेंट अडॉप्ट करेगा, आइदर इट ही विल गो फॉर द एनर्जी एफिशिएंट और नॉट। तो उसमें जो है ना जो आपके पास प्रोजेक्ट के साइजेस है, आज से अगर मैं 20 साल पहले की बात करता हूँ, हमारे यहाँ बिल्डिंग का टनेज होता था 500 टन का, 600 टन का, इट्स कॉमन। आज 2-2,000 3-3,000 टन की बिल्डिंग की लोड होते हैं और हर बंदा वो लगा रहा होता है बिकॉज ऑफ डेंसिटीज ऑफ दैट बिल्डिंग, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, ऑफिस बिल्डिंग हो, ये डेंसिटीज मौजूद हैं। तो जब आपके पास इतना सारा यूजर मौजूद होते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ डाइवर्सिटी अप्लाइड टू दैट बिल्डिंग। अभी हम एक मिक्स यूज बिल्डिंग कर रहे हैं, उधर का जो अगर मैं सारा पीक लोड निकालता हूँ तो मिसाल के तौर पे उसका लोड बनना था 6,500 टन। उसमें ऑफिसेज भी हैं, अपार्टमेंट भी है और मॉल भी है। लेकिन ये मुझे पता है कि जिस वक्त ऑफिस के अंदर पीक होगा तो रेजिडेंशियल एरिया में पीक नहीं होगा, जिस वक्त मॉल के अंदर पीक होगा तो आपके बाकी एरियाज में पीक नहीं होगा। जब आप उसको डाइवर्सिफाई करते हैं तो जिधर आपका 6,000 टन की एयर कंडीशनिंग चाहिए थी, बिलीव मी, उधर जो हमने सेंट्रल प्लांट लगाया इट इज 3,500 टन का सेंट्रल प्लांट लगाया हुआ है। अब यानी वो आधी के करीब तकरीबन आ जाता है तो उसकी पावर कंजम्पशन भी कम है, उसकी यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर है। यही अगर आप इतना बड़ा इक्विपमेंट लगाते तो उसको आप असेस ही नहीं कर रहे तो उसका फायदा कोई नहीं है ना। अच्छा फहद जी फहद, आप मुझे अगले सवाल का भी जवाब दे रहे हैं बगैर मुझे सवाल किए हुए, तो मैं उसको नेक्स्ट टर्न में आपके पास में आता हूँ। थैंक यू। तो ताकि मिस्टर विलियम इज वेटिंग फॉर हिज टर्न। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली related to your comments on lighting fixtures, and because he belongs to lighting Please. fixture, my question to Mr. Williams, okay, can you tell me, or it is this question is not only for Mr. Williams, for you as well, okay? Let me ask first Mr. Fahd, just tell me if the lighting load density is about 1 watt per square feet, and you calculate your calculation, your load calculation is about 1,000 ton, for example. If we decrease lighting load density from 1 watt to 0.5 watt per square feet, what will be the percentage decreasing the HVAC load? Asghar bhai, I will take only 1 minute for you to bear me for a minute on this topic, because there is a ASHRAE standard 90.1 which is very well famous about the reduced load densities. What happens at the time when... मुझे मालूम है, आप सबको बताइए। जी नहीं, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ जी, माइक भी इधर है, आप भी इधर है, आपसे मोहब्बत भी है, इसलिए आपकी तरफ देख रहा हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। जैसे कि इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, सब लोगों को कम से कम डिस्कशन। सर द पॉइंट इज कि जो लाइटिंग डेंसिटी है ना, ये बिल्डिंग यूजेज के हिसाब से प्रॉपर्ली डिफाइंड है। यार मुझे सिर्फ इतना बता दे परसेंटेज कितनी होगी, परसेंटेज वाइज देखें, अगर आप ये रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं तो देयर वुड बी नो कमर्शियल बिल्डिंग्स, फॉर द कमर्शियल बिल्डिंग इट वुड बी अराउंड 12 to 15%, फॉर द रेजिडेंशियल इट वुड बी अराउंड 20%. Okay, yes, I have but when you are designing or you are asking the consultant, HVAC consultant, to incorporate that densities, make sure that the builder will install that low lux lights.
Otherwise, there would be no use that there was a project in Gavadar, there was a hotel project in Gavadar, and the load failure was only occur because the chandelier they installed was consuming 50 kilowatt in their banquet hall. Okay. Thank you very much. Mr. William, I just want to let my audience know through you that what is the advantages of dimming LED lighting fixtures? And if you use drivers with a dimming system, so what would be the technical advantage and in terms of life of light fixtures and in terms of energy conservation, okay? Yeah, absolutely. So, as I mentioned at the beginning, first of all, dimming function with control is providing a further enhancement of energy saving. So that's directly to reduce the electricity bill and cost. But actually, the benefit of using dimming is not just in terms of the reduce the energy saving, but also in terms of specific application, how to create a human-centric environment under certain conditions. For example, in the office commercial building, under the different timing, the human body maybe responds differently. Yes. In the morning, when you come to office, you need to feel energetic. You need to be ready to the work. So this time, in terms of color temperature, in terms of brightness level, you need to be strong enough to give you that kind of energetic situation. But after noontime, maybe or after lunch in the same commercial building, you need to relax a bit. So you may not need the brightness level so strong. You can kind of dim down. And even the color temperature can be associated to change. And even in the afternoon, maybe you have some brainstorming session. And that lights also need to give you some through the dimming and also color temperature to inspire you. And of course, on the final stage, when you left or going home, and then you do not need to have a so strong dimming. And people is not there, so associated with the sensor or dimming, you can be even dimmed down. So dimming, in this case, can really create a help to improve the productivity in terms of a working environment. Okay. So that is also associated with that benefit. Last but not least, dimming also can work with all the building environment, let's say HVAC, all the different functions to create a system control. So rather than just looking at the lighting, and also connect with all the different systems. So this is what I see on the benefit of dimming. Thank you very much. वो तमाम इंजीनियर जो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मैं सिर्फ एक बात कहूँगा और जो रिकमेंड करते हैं जो प्लान करते हैं कमर्शियल बिल्डिंग रेजिडेंसीज तमाम चीज़ें डिमेबल ड्राइवर्स को इस्तेमाल करने की तरगीब दें लोगों को और लोगों को समझाएं। अब हमारे यहाँ क्या होता है हसन साहब के बिल्डिंग का बिल ज़्यादा आ गया तो वो आधी लाइटें बंद कर देता है हैज़ार्ड बिल्कुल, तो वो यूनिफॉर्म लाइटिंग भी नहीं रहती और एक मुसीबत बन जाती है। तो अगर हमारे पास डिमिंग सिस्टम हो हमारे पास एलईडी में, तो बजाय इसके कि हम 50% लाइट बंद कर दें या उधर की बंद कर दें इधर की बंद दें, तो डिमिंग करने से हम पावर कंजम्पशन कम कर लेंगे और यूनिफॉर्म लाइटिंग आपकी हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट टू मिस्टर हसन बख्शी अगेन, और सारा मलबा आप लोगों एलिवेटर्स, आपका एनवेलप ऑफ बिल्डिंग्स बता दिया हमारे फहद साहब ने, गिलास क्वालिटी जो है, इसी तरह जो है वो आपकी, मैं एक आध चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, VFDs जो हमें जितनी भी मूविंग मशीन्स हैं लाइक मोटर्स हैं HVAC जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर VFDs का इस्तेमाल आप करें। विल यू बिलीव मी कि VFD से आपको इस्तेमाल करने से जो मोटर्स होती हैं ना आपको नहीं पता होता कि यार मोटर सही है या गलत है, आप VFD इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली आपके 10 to 15% आपकी जो है ना वो एनर्जी कंज्यूम होगी। ये सूफिया मुस्कुरा रही हैं, इट मीन्स कि ये एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। इसी तरह एक चीज़ और होती है हमारे यहाँ कि हम लोग पावर फैक्टर जो इम्प्रूवमेंट बैंक लगाते हैं ना, तो मुझे ये बताइए क्या ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इस पर कोई गुंजाइश है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे? नॉट ओनली योर प्रोजेक्ट, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। और प्लीज़ हमें इत्मीनान दिलाइए कि क्या ऐसे कंसल्टेंट मौजूद हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं मौजूद हूँ,
लेकिन क्या ऐसे कंसल्टेंट मौजूद हैं जो आपको तरगीब देते हैं कि जी आप किस तरह आप एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बना सकते हैं? सॉरी मेरा सवाल लंबा हो गया। देखिए, हमें एक बात हकीकत समझनी होगी। हमारे जनरली जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं पाकिस्तान में, मैं उन चंद परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक एसएमई सेक्टर से आए हैं, इतने शायद पढ़े लिखे नहीं हैं। और जो बिल्डर लाइन पाकिस्तान में है ना सर, उसकी कैफियत ये है कि उसको ये नहीं पता होता सुबह कौन छापा मारेगा आके, वहाँ का कोई बदमाश मारेगा, कोई एमपीए मारेगा, कोई रेगुलेटर मारेगा। तो कोई इतना, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये उस वक्त सोच सकता है जहन जब उसके पास टाइम हो और उसको पता हो कि वो लीगल काम कर रहा है और वो आगे बढ़ते जाएगा, कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा। बिल्डर की सोच ये है कि यार कल कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, अपनी बिल्डिंग किसी तरह मुकम्मल कर लो और आगे निकलो। ये जनरली बात, इतनी सोचने का मौका मिलता नहीं है। जो आपने कहा ना कि कंसल्टेंट यकीनन मौजूद है, बट ये मैं इन सब भाई लोगों से कहूँगा, ये अकेले हमसे नहीं होगा। इसमें हमें सपोर्ट चाहिए कंसल्टेंट का, इसमें हमें सपोर्ट चाहिए आर्किटेक्ट्स का, इसमें हमें सपोर्ट चाहिए इंजीनियर्स का, इसमें हमें सपोर्ट चाहिए रेगुलेटर का, और इसमें आपको सपोर्ट चाहिए बिल्डर का। ये जब 5 लोग मिलेंगे और इस पे नियत कर लेंगे कि हमने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो हम आगे उस डायरेक्शन में बढ़ सकेंगे जिस डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं। एज एन इंडस्ट्री मैं ये नहीं मानता कि 2, 4, 5, 10, 20 आदमी चले गए तो ठीक है। मैं आपको कराची में आज 5-10 बिल्डिंग ऐसी दिखा सकता हूँ जो ये सारे चीज़ों को मीट कर रही होंगी, बट हम चाहते हैं कि कराची में 90% बिल्डिंग ऐसी बने जो ये मीट कर रही हों। एक और भी देखें, इसमें एक इकोनॉमिक इशू भी है। मैं अभी एक लंदन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मतलब भी उस पर इनिशियल स्टेजेस पे है। तो लंदन में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मुझे मालूम है वहाँ लेबर महंगी है, वो 74,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है, यानी 200 पाउंड पर स्क्वायर फुट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इस वक्त तकरीबन 8,000 रुपये स्क्वायर फुट है। कहाँ 74, कहाँ 8। हम दुबई में एक प्लान कर रहे हैं, तो दुबई में कॉस्ट तकरीबन आप समझे 350 दिरहम, विच इज़ 28,000 रुपये स्क्वायर फुट है। अच्छा, ये हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि जब हम दुनिया के पाकिस्तानी लोग दुनिया के दूसरे मुल्कों में जब काम करके जाने की सोचें, नेचुरली वहाँ की जो स्टैंडर्ड हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या हम वो कॉस्ट यहाँ ला सकते हैं? क्या कस्टमर में इतनी ताकत है कि वो 20,000 रुपये फुट वाला या 15 या 22,000 रुपये फुट वाली कॉस्ट, फिर उसमें देखिए लैंड कॉस्ट भी है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये लंदन और दुबई की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। क्या हमारे पास इतना बाइंग पावर है जनरली स्पीकिंग कि हम ये सारी चीज़ें कर दें? तो आज हमारी कॉस्ट मेरे ख्याल में 8,000 रुपये है, तो वो यकीनन एक 30, 40, 50, 60% बढ़ जाएगी। क्या हमारे पास इस वक्त ये अगर 14,000 रुपये कॉस्ट या 12,000 रुपये कॉस्ट आती है, ज़मीन की कॉस्ट 3-4 हज़ार रुपये, 4,000 रुपये नफ़ा, तो क्या 22,000 रुपये फुट का बायर मौजूद है? नहीं जी। आज यस कुछ एरिया में होगा, बट 95% कराची में देखिए कॉम्पिटिटिव माहौल है ना। एक मैं बिल्डर नहीं हूँ, 1,000 बिल्डर हैं, सबको माल बेचना है और उसी पैसों से बिल्डिंग बनानी है। हमारा मॉडल ये है कि प्लॉट हम ले लेते हैं और फिर एडवांस बुकिंग करते हैं, अलॉटीज से पैसे लेके बिल्डिंग बनाता है। लंदन का मॉडल ये है कि आपके टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 30% आप डाल दो, बाकी बैंक फाइनेंसिंग है। दुबई का मॉडल ये है कि प्लॉट की कॉस्ट 30% डाल दो एस्क्रो में, फिर आप यू आर थ्रू। सो कहने का मकसद ये है कि देखिए हम सबको ना ग्राउंड रियलिटीज़ को भी समझना पड़ेगा, एंड वी शुड टेक स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। एक दिन अगर मैं आबाद में चेयरमैन भी रहा, मैं सीनियर वाइस चेयरमैन भी रहा, मैं एडवाइज़र भी रहा, मैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स का मेंबर भी रहा, एक दिन हम पुश करेंगे ना तो सब भाग जाएंगे, वो बोलेंगे पागल हो गए। सो हमें ये समझना चाहिए कि ग्रेजुअली अपना गोल फिक्स करें और उस गोल की तरफ चलें। आप लोगों को लें, मैडम की जैसे लोगों को लें,
और उसको मीट करें। ये छोटी जर्नी नहीं होगी, ये जर्नी कम से कम 10 साल और 20 साल तक भी हो सकती है जब हम अपने गोल्स अचीव करें। पर आज टारगेट सेट करने का वक्त है। देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मिस्टर विलियम सिटिंग राइट ऑन मी, राइट साइड फ्रॉम मी, is from China, and see where they have reached, what kind of construction they are doing, how we need to learn from people like him, from people like countries like him. I think we are far behind, और इसमें हम सब की गलती है। मैं एज एन आबाद एडमिट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ कि हमारी भी बहुत गलतियाँ हैं, और खुदारा मैं अपने कंसल्टेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा, आर्किटेक्ट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी एडमिट करें। ये मैं अगर चाहूँ बिल्डिंग को कुछ करना, जब तक ये लोग आप लोग मदद नहीं करें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। देखिए ये एक पुल बनता है और वो पुल बन के बिगाड़े में सब शामिल होते हैं उस बिगाड़ में, और अच्छे बनने के लिए भी हमने पुल बनना पड़ेगा। आज हम तय कर लें यहाँ पर कि हम इसको अच्छाई की तरफ ले जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ले जाएंगे, मुझे बहुत उम्मीद है। देखिए डिफिकल्ट रास्ता है, सबको नजर आता है यार मैं 8,000 कह रहा हूँ कॉस्ट, आप आधे बिल्डर से पूछे तो वो कहते हैं 5,000 कॉस्ट है, तुम कैसे 8,000 कह रहे हो? तो मतलब अब हम बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, कॉस्ट है ना, इस कॉस्ट हम बेयर करेंगे और ग्रेजुअली हम इंडस्ट्री को उस साइड पे ले जाएंगे और हमें ले जाना पड़ेगा। वी हैव नो अदर चॉइस टू कम्पीट विद द वर्ल्ड। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका दुख हम समझ सकते हैं, और अभी इससे पहले जो सेशन था मेक इन पाकिस्तान, मैं उसके हवाले से एक बात करूंगा कि मेक इन पाकिस्तान जो मेड इन पाकिस्तान प्रोजेक्ट हैं आपकी, हम नॉर्मली आजकल कॉम्पैक्ट बसवेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट की हमने जो इम्पोर्टेड बसवेज थी उनकी हमने प्राइसिंग की तो तकरीबन 230 मिलियन रुपीस इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही थी। जब हमने मेड इन पाकिस्तान वही कॉम्पैक्ट बसवेज जो एक ही वो जीदार बेचारा 4-5 साल से लगा हुआ है, मैं या हमारे जैसे कंसल्टेंट उसको रिकमेंड नहीं कर रहे। वो प्रोडक्ट बिल्कुल सिर्फ इसलिए कि उसके पास जो है ना कीमा की सर्टिफिकेशन नहीं है, उसके पास किसी और चीज़ की वो नहीं है। लेकिन अगर हम देख सकते हैं, हम एज ए कंसल्टेंट हमारे यूज़र जो है वो देख सकते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, आप बिलीव करें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी आ रही होगी एटलीस्ट हमारे पार्ट में तो कम होना शुरू हो जाएगी। तो कहाँ वो 230 मिलियन और वो जो कॉस्ट हमारी आई थी वो 160 मिलियन। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। इन्होंने किसी प्रोजेक्ट की बात की, मेरे प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेड बस बार या बसवेज क्या कहते हैं, 17 करोड़ रुपए की हमें कोटेशन आई। फिर असगर साहब ने एक लोकल वेंडर हमें रिकमेंड किया तो वहाँ कोटेशन वो आई 3.5-4 करोड़ रुपए की। इतना फर्क है। बट देखें हमारे कंसल्टेंट भी ना, अब स्ट्रक्चर वाले भी जो बैठे हुए हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है डिजाइनिंग में, पर वो जब हम कहते हैं कि ये डिजाइन अडॉप्ट कर लो तो वो ये कहते हैं कि एट योर रिस्क एंड कॉस्ट आप कर लो। टर्की में वो डिजाइन अडॉप्ट हो रही है, वो दुनिया के हर मुल्क में हो रही है। देखिए हमने सबने मेहनत करनी होगी। ये मलबा सिर्फ बिल्डर के ऊपर नहीं है, ये मलबा जितना मेरे ऊपर है उतना भाईजान आप लोगों पे भी है और दूसरों पे भी है। हम सब ने इस पे मेहनत करनी होगी। कोई कंसल्टेंट भी, माफी चाहता हूँ, बहुत कम लोग हैं जो रिसर्च और मेहनत करने को तैयार हैं, वरना बोलते हैं जैसा चल रहा है चलने दे दो। सो ये हम शायद अचीव नहीं कर पाएंगे इस तरह। हम सब ने एज ए टीम, और हम ये कमिटमेंट करना पड़ेगा। मैंने आज अब बैठे बैठे इस सेमिनार में ये सोचा कि मैं आबाद में जाके एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टीम बनाए 5 साल के लिए, और उसकी टेन्योर कम से कम 5 साल रखेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। और उसमें आप सब, एक इलेक्ट्रिकल, एक मैकेनिकल, एक आपका सिविल और दूसरे आर्किटेक्ट, ये हम बात करें और बनाए पॉलिसी और इंश्योर करें उसको, और रेगुलेटर को भी शामिल करें। कोई वॉचडॉग जैसा क्रिएट करें ताकि हम उस तक पहुंच सके। यकीन माने, वरना नुकसान ये हो रहा है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर वाइल्ड वेस्ट का कल्चर देख के भाग रही है यहाँ से। ना कोई कानून है, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन है, और हम सब मिलके शॉर्टकट में शामिल हैं। शुक्रिया। ओवर टू सूफिया। सूफिया, वक्त कम है तो मैं मुख्तसर चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा ब्रीफली अपने वो जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अब हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि मैं और मेरी टीम पूरी, मेरे साथी, हम बिलीव करते हैं कि नो मेजरमेंट नो मैनेजमेंट।
तो हम BMS सिस्टम इंस्टॉल करते हैं HVAC के लिए, फिर हमने उसमें उसको स्प्रेड कर दिया टू ऑल अदर अलाइड सिस्टम्स। मुझे ये बताइए कि आपके एक्सपीरियंस क्या है कि आपने जो सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए होंगे डेफिनेटली, तो उसमें जो मॉनिटरिंग करके जो रिपोर्ट आती है उसकी वजह से कुछ मजीद करते भी हैं कि नहीं करते? क्योंकि मैं देखिए ना, मैं अपने घर के अंदर एक ECG मशीन खरीद लूँ और रोजाना बैठ के सुबह से शाम तक जो है ना उसकी मैं ECG निकालता रहूँ और मुझे पढ़ना नहीं आती हो, मैं क्या करूँगा? तो आप मुझे बताएं कि आपने अब तक 25 साल में किसी को ये मोटिवेट किया? Sir, बिल्कुल, this is not something that is happening in isolation. Obviously, culture plays a very strong role. Maybe हमारे culture में we are not that much numeric literacy is not taken into account a lot. But we see that when you can show the benefits, the customers start to look at the data and they become your biggest advocates in their businesses as well. So I'm talking about the B2B space. We work with, for example, the most, I think, inefficient places run in industries are their data centers or small rooms that they use for hosting their servers in there, where they use comfort cooling for air conditioning. B, they have 3 to 4 different air conditioners over there that are manually managed. When we bring the automation over there, our customers have come back to us and said that they have been able to save 40% of their energy costs. That is their number, not my number, that they have been able to do it. This is only by installing sensor-based technologies over there, the IoTs, and maintaining the temperature that is efficient for the running of the servers. Now we are talking about all this generative AI, as the guy was talking to us before this, and it is being said that ChatGPT servers are now the largest consumers of electricity. That before that was the crypto processing that was happening, the data mining for the crypto and the bitcoins, that was the largest consumers of electricity in the server world. And now because of ChatGPT, they say that I think your Google search and your ChatGPT, the energy difference is about 10 times, right? So you have to be very careful, and the world is also talking about it. So I think the next planning that has to happen is on the data side. And if we are talking about digitizing Pakistan and hosting all these different, Facebook अपना internal हमारे पास host करे और ChatGPT हमारे पास host करे, then we will allow them, or Twitter has to be housed in Pakistan or set up their servers here, then we have to start looking at the energy cost and also see that how you can actually maintain a viable temperature given that you have 42 degrees outside. World hosts their servers in cooler parts of the world just because the temperature differential is small versus outside, inside versus outside. Here we are talking about temperature differential of 20-30 degrees This that is the has to main be issue. maintained. And how do we actually efficient? And that will come from the data side. What the data that we have right now with our little experience and experiment with the local data centers in Karachi, where we are trying to maintain a temperature of below something like of that differential. So the data, I think, plays a very important role. And in the next planning, the new generation that is coming in is actually appreciating the data more than the older generation, because they are trained differently. They want to see things differently. They want to have data-driven decisions and solutions that actually drive from the data. So I'm quite optimistic about all of this. थैंक यू वेरी मच। उस्मान साहब, आप सिर्फ कोई अगर एक आध सजेशन देना चाहें हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज मुख्तसर जी ज़रूर। मैं पहले तो बख्शी साहब का थैंक यू कि उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट उठाए हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट वे फॉरवर्ड, जो स्टेप्स हम ले सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग एनी पेनी। कंसल्टेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें इत्तेफाक हुआ जब हमने अपनी एक्सपोर्ट के लिए शुरू किया मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में, तो उन्होंने क्या इनकरेज किया हमें। उन्होंने नहीं कहा कि आप पाकिस्तान से आए हैं, आपका मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमें कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए, आप वो सर्टिफिकेशंस करवा लें, आप मोस्ट वेलकम। हमने वो सर्टिफिकेशंस करवाई और हम वहाँ पर एट पार आ गए। तो इसी तरह लोकली अगर हम चाहते हैं कि कंपटीशन बढ़े, इंडस्ट्री ग्रो करे, तो कंसल्टेंट्स को एक स्टेप आगे आना पड़ेगा ताकि नए आने वालों को इनकरेज करें कि वो ये सर्टेन सर्टिफिकेशंस करवा के एट पार आ सकते हैं, ताकि हम एक सस्टेनेबिलिटी करें। मैं इसकी एक एग्जांपल देना चाहूँगा
कि कितना इफेक्ट रखती है ये चीज़। के इलेक्ट्रिक ने कुछ अर्सा पहले एक डिसीजन किया कि उसने केमा सर्टिफाइड केबल लेनी है, एक स्पेशल टेक्नोलॉजी सीसीवी लाइन पर बनी हुई। तमाम केबल चाइना से आ रही थी। फास्ट ने 2016 में ये इनिशिएटिव लिया और वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर ले आया। उससे पहले जो केबल मीडियम वोल्टेज बनती थी उसकी लाइफ 10 से 20 साल के दरमियान होती थी। सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज करने से, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से वो लाइफ 40 ईयर्स कंफर्म हो गई। अब हमने जब वो काम किया और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया और थोड़ा सा एक्सपोर्ट हमें कंसल्टेंट्स ने भी किया, तो आज पाकिस्तान में 2 बड़ी इंडस्ट्रीज ने वही टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई और लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। इसी तरह हम छोटे छोटे से कुछ इनिशिएटिव्स लें, कुछ अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें, तो ये सस्टेनेबिलिटी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि हम इससे एक बहुत मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की इंडस्ट्री है, थोड़ा सा बाहर सोचते हैं, थोड़ा सा बाहर जाते हैं कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दुनिया को जरूरत है, और फिर हम चीप भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा, हमारे पास लेबर रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास बाकी तमाम मामला भी हैं, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी तो जब करेगी, लेट्स डू इट टुगेदर। हमें सब कुछ करना है। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अली साहब के लिए तो 2 घंटे का अलग सेशन करूंगा मैं बाद में अलग से, लेकिन सॉरी, हमारे यहाँ सब लोग खामोश हो जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा मुझे, कि चाहे वो आपके जरिए कहूँ या फहाद के जरिए कहूँ। तो बहरहाल मोहम्मद साहब, अभी चूँकि हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं फाइनली, तो जिस तरह हमने उस्मान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई हमें ऐसी 1-2 पॉइंट ऐसे बता दें कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, अप्लाई कर सकें, या लोगों को जो है ना मोटिवेट कर सकें उनको अप्लाई करने पर, रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन। जी ज़रूर। देखें, सबसे पहले जैसे इन्होंने वन ऑफ द पैनलिस्ट मेंशन कि ये एक दिन का काम नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम इस टाइम पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं। हर एक को अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है सर। जब तक अपना पार्ट प्ले नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और पार्ट प्ले का मतलब मैं आपको थोड़ा सा वाजे कर दूं कि अपना जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, उसको जरा फॉरगो करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा खून मांगता है पैसों के जरिए आपका, और वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो एनर्जी के ऊपर आपने बात की है, बाय 2030 पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन होगी। आप सोच लें एनर्जी की कितना होता है, कितनी डिमांड आती है। जिस तरह सर ने बताया कि जो भी कोई भी काम समझता है कि वो वैल्यू ऐड कर सकता है सस्टेनेबिलिटी, तो वो अपने जोन से बाहर आए और वो जाके डेवलपर से मिले, रियल एस्टेट डेवलपर से मिले, बिल्डर से मिले और उन्हें गाइड करे, जैसे इन्होंने गाइड किया है कि इलेक्ट्रिक के साथ बैठे। इसी तरह मैं आपको फिर दोबारा यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप अगर उसका मटेरियल आपके पास है, तो अगर आप वो उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तब भी आप एनर्जी की तरफ सेविंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आप फिर ये कहूँगा, लीड्स की, एच की, बल्कि लीड्स चलें थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मैं हाजरीन के लिए एक बात बताता चलूँ कि जो उससे चीपर है वो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोडक्ट है जिसको IFC मॉनिटर करती है, वो एज है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो एनर्जी सेविंग के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी बिल्डिंग्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर गाइडलाइंस हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर हैं। उससे भी नीचे हमारे पास पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वर्ल्ड बैंक काम कर रही है, उसकी गाइडलाइंस हैं, उसका प्रोडक्ट है सीड, वो और भी उससे चीपर है। तो हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने एंड पे। मैं थोड़ा सा आपकी 1 मिनट और लूँगा, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि कंट्रीब्यूट कैसे करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारा एज पर रेगुलेटरी अथॉरिटी हम बाउंड हैं कि हम जितना भी टोटल एरिया का NOC है उसका 7% ग्रीन रखेंगे। हमने बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं और हमने 32% ग्रीन किया। आउट ऑफ 100,000 कनाल 32,000 कनाल ग्रीन है। हमारा हर बिल्डिंग जो अभी वर्टिकल कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है टू अंडर द प्रोसेस, दैट शुड बी ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, आइदर इट इज एच, लीड्स और पाकिस्तान ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो हर एक को अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसके बगैर ये काम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरा जो मोहम्मद अली के हवाले से मैंने कहा कि 1-1.5 घंटा और अलग चाहिए, उसका मैं क्लियर कर दूं, ऐसा ना हो कोई नेगेटिव ले ले। मैंने इनके बारे में कुछ लोगों से बात की, कल मेरी इनसे रात को डिस्कशन हुई। इनके पास जो नॉलेज है, ये जो काम कर रहे हैं, नो डाउट कि ये बहुत बड़ा काम करें, स्पेशली इन पाकिस्तान।
और डेफिनेटली मेरी मेरी ख्वाहिश है कि ये कर रहे हैं वो स्प्रेड हो पूरे पाकिस्तान में, और दूसरे जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको फॉलो करें। फहद, आपसे सिंपली आखिरी रिक्वेस्ट वही जो मैंने सबसे की है कि बुलेट फॉर्म में कुछ पॉइंट्स बता दें हमें कि जिससे हम अपनी जब डिज़ाइन करने जाएं कोई बिल्डिंग्स चीज़ें तो हमें फ़ायदा हो जाए सिर्फ बुलेट फॉर्म। असगर भाई, मैं जब कैन यू हियर मी? आवाज आ रही? हेलो। अभी जितनी भी एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ये सारी बातें हुई हैं, तो मैं इसका थोड़ा सा एक एडवांटेज लेते हुए एक चीज़ शेयर करूंगा। कुछ साल पहले यूएनडीपी का प्रोग्राम था इधर इजिप्ट के अंदर, उधर मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो यूरोप वगैरह के अंदर अभी जो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन की और दूसरी हम बातें कर रहे थे, वहाँ पे सिंपल सा उन्होंने मेथड रखा हुआ है। द थीम वॉज रोडवे टू द एनवायरमेंटल एफिशिएंट चिलर एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली चिलर्स। सो उधर उन्होंने ये किया हुआ था कि जो कंपनी या जो इंस्टीट्यूट जो है ना उस एनवायरमेंट फ्रेंडली चिलर टेक्नोलॉजी को जा रहा होता था, गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देती थी। अब हमारे केस के अंदर जो हम सीधा सीधा टू द पॉइंट बात करें ना कि इसमें कितनी साइंस है, कितने नंबर्स है, कितनी कॉस्ट है, सब एक तरफ कर दें, रोटी से रोजा होता है। अब उसमें सिर्फ अगर ये आप किसी तरीके से इंप्लीमेंट करवा दें, चाहे वो IEEE करवा दे, मैं एज ए कंसल्टेंट इंजीनियर करवा दूं, आप करवा दें, बख्शी साहब, कोई भी XYZ, हमारा सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कलेक्टिवली, जर्नली, कि जी जो बंदा भी एक एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जा रहा है, उसके प्रोजेक्ट के ऊपर उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। ये नहीं कहता कि आप उसको ड्यूटीज एग्जेम्प्ट कर दें, उसमें एक और चैप्टर खुल जाएगा, लेकिन जो है ना उसकी, चाहे वो यूटिलिटीज हो, चाहे वो 26 एजेंसी जो बख्शी साहब फरमा रहे थे कि उनके पीछे लगे हुए होते हैं और आ रहे होते हैं, उन चीजों के अंदर हो, कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन उनको मिलनी चाहिए, ताकि एक हेल्दी जो है ना रेस लगेगी, लोग उस पैटर्न के ऊपर जाएंगे, उस ट्रेंड पे जाएंगे। अदरवाइज तो हम जो है ना 3-3 महीने के भी सेमिनार करते रहेंगे, उसके बाद जो है ना अच्छी अच्छी बातें करेंगे, चीजें क्लोज हो जाएंगी, लेकिन जो है ना प्रैक्टिकली आप यही कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट को इंसेंटिव दें जो एनर्जी एफिशिएंसी पे जा रहा है। That's it. मैं 100% फहद से एग्री करता हूँ। और मैं एक सवाल करना भूल गया था हसन बख्शी साहब से, जो कि मैं खुद ही रिपीट कर देता हूँ, खुद उसका जवाब दे देता हूँ। सीपा हमारे पास एक जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी। वो सिर्फ नक्शे पास करने का काम लिया जा रहा है उससे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बजाय उससे नक्शे पास करने का। हमारे पास बहुत सी सजेशंस हैं, और मैं आप सब लोगों से जो आज पैनलिस्ट हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमें जो आज की सजेशंस हैं कुछ पॉइंट्स तरह एलेबोरेट करके हमें अगर भेज दें, तो हम उसको कंपाइल करके कोशिश करेंगे कि लोगों तक और जो अथॉरिटीज़ तक उन तक पहुँचाएंगे, ताकि उस पर इम्प्लीमेंट हो सके। और फहद ने और बाकी जितने भी लोगों ने, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सॉन्ग, हसन बख्शी साहब, सूफिया, उस्मान, मोहम्मद अली एंड फहद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए। आपने बेहतरीन किस्म की सजेशन दी, हमने सुनी। अल्लाह करे उस पर अमल करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़। Miss Sophia Hasnain, Digital Twin, IIoT, Smart Cities and Climate Tech. Mr. Usman Sheikh, COO, Fast Cables. Mr. Muhammad Ali, GM, Sustainability, Capital Smart City.
Mr. Mohammad Hassan Bakshi, CEO Bakshi Builders. Mr. Fahad Yusuf, Director of IH Associates. Now I would like to request to present a memento to Engineer Asghar Siddiqui, our moderator, for his significant contributions. Let's show our appreciation with a resounding round of applause. I now request everyone to kindly stay on the stage for a group photograph to commemorate the session.